हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ऐसी पाठशाला जो आपको 100% सक्सेस दिलाएगी। तो जुड़े रहिए इसके साथ और बहुत ही अच्छे से अपनी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 12th का हिंदी कोर की जो हमारी बुक है वितान भाग 2, उसका दूसरा अध्याय है जूझ, जो आनंद यादव द्वारा लिखित है। इसका हम पाठ का सार पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया, क्योंकि उनके पिताजी खुद नहीं चाहते थे कि वो पढ़ें, तो क्योंकि वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे, खेती में रहते। लेकिन आनंद को ये चीज़ पता थी ये कि उनका भविष्य जो है वो यहाँ खेती में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उससे ज़्यादा इनकम नहीं है, एक अच्छी लाइफ अपने आप को वो नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे एक चीज़ ये सोची कि नहीं, मुझे अब ये खेती करनी तो है, वो चूँकि घर का है तो हम करेंगे, लेकिन पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देनी है। अब घर में कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा था, तो उन्होंने माँ को अपने फेवर में लिया और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद पढ़ाई शुरू हो गई उनकी। फिर उसके बाद किस तरीके से उन्हें कविताओं में इंटरेस्ट आया और वो कितने अच्छे कवि भी बन गए, ये पूरा हमने संघर्ष उनका इस पाठ में देखा। ये उनके खुद के आत्मकथ्यात्मक उपन्यास जूझ का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। पाठ हमने पढ़ लिया। अब बुक में ही जो हमारी बुक है वितान भाग 2, उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एनसीईआरटी बुक में हमारे पास में हैं। तो अब आज हम करने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस को। तो उसके पीछे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, मात्र 6 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको ही हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन, कभी भी आपके पास आए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें। औचित्य, अब जूझ का जो शीर्षक है इसका क्या है, जूझ है। जूझ का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, ठीक है। तो जो इसका शीर्षक दिया गया है जूझ, यही औचित्य दिया है, मतलब इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है वो एकदम सही है कि नहीं है, ये तो हमने देखा, संघर्ष तो था उनका, तो बिल्कुल सही है। अब स्पष्ट करें कि यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि संघर्षशील हैं वो, तभी तो उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, था ना। हर जगह पर उनके पास संघर्ष था, तो उन्होंने संघर्ष किया। आप देखिए, घर में पहले पढ़ाई को लेकर हुआ, फिर उतना ज़्यादा उनके सामने शर्तें रखी गई, उन्होंने सब माना। जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में भी पहले दिन उनकी बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन तब भी उन्होंने वहाँ जाना नहीं छोड़ा, करा। तो एक तरीके से उनकी जो संघर्षशील जो चारित्रिक विशेषता थी वो हमारे सामने निकल कर आती है। शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता। देखिए, कोई भी कहानी हो, कहानी किसी भी तरह की कहानी हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसका शीर्षक कहानी को काफ़ी हद तक हमारे सामने बयां कर देता है, होता है ना। तो वो ही इस चीज़ में हुआ है। जूझ शीर्षक जो है वो इस कहानी के काफ़ी हद तक पार्ट को हमारे सामने क्लियर करता है कि इसमें किसी के संघर्ष के बारे में बताया गया है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवाई जीवन, यानी कि आपके ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करता है। कैसा मतलब, खुरदुरे यथार्थ यानी कि वास्तविक, यथार्थ का मतलब तो वास्तविक समझो, खुरदुरा यानी कि जैसे जिस सरफेस का आप छूते हो रफ होता है। तो एक लाइफ होती है स्मूथ लाइफ, बढ़िया चल रही है, लेकिन जिसकी लाइफ स्मूथ नहीं चले, जिसको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो वो होता है खुरदुरा। तो खुरदुरा यानी कि संघर्षशील, यथार्थ यानी कि वास्तविकता। वह परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त किया, यानी कि जो उनके जीवन का वास्तविक यथार्थ था वो हमारे सामने इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है, उन्होंने भी किया है। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, सभी ने दिया उनको। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, यानी कि अगर इस पाठ को जो जूझ शीर्षक दिया गया है वो बिल्कुल सही। एक्चुअली इस पाठ को ये शीर्षक नहीं दिया गया है, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उपन्यास के तौर पे, उस पूरी आत्मकथा का नाम ही जूझ रखा था उन्होंने, तो उसी को लेकर इस पाठ का नाम भी जूझ रखा गया है।
इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक मां को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेता है। वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वह हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर करता है। यानी कि उसने अपनी लाइफ में पल 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 जो भी संघर्ष किया, हर परिस्थितियों से वो जूझा, वो पूरी तरीके से हमारे सामने है। इसलिए उसकी जो चारित्रिक विशेषता है यानी कि संघर्षशीलता, वो हमारे सामने निकल के आती है, जो कि इस पाठ का शीर्षक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो जो उनके अध्यापक थे, मराठी अध्यापक थे ना सोनगेलकर, उन्होंने जब उनके अंदर उनको बहुत अच्छी वो कविताएं करते थे, अंग्रेजी की भी मराठी की भी, उनको सुनता था, तो उनके अंदर धीरे धीरे हमारे लेखक के अंदर भी इंटरेस्ट जागा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो उन्होंने फिर एकांत में ये काम करना शुरू किया था। जब वो अपने जानवर चराने जाते थे, खेतों पे काम करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी करनी शुरू करी और इस तरीके से वो कविता भी करने लगे थे। लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। वह भाव, छंद, लय के साथ कविताओं का पाठ करता था। बस तभी से लेखक के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वह भी कविताएं लिखना शुरू करे। खेतों में काम करते करते और भैंसे चराते चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी आरंभ कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता था ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अध्यापक से, कहते हैं ना हम अपने अध्यापक टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, जो अच्छा लगता है वो हम अपने अंदर उतारने की कोशिश भी करते हैं। तो वही हुआ, उन्होंने भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को उतारा। ये खास तौर से जो कविताएं करने का हुनर था वो उन्होंने उतारा और फिर धीरे धीरे किया और फिर अपने अध्यापक को दिखाते। जो कमियां थी उनको दूर करने का काम उनके अध्यापक किया करते थे। श्री सोनगेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। अब हमें यहाँ पर किसकी विशेषताएं उजागर करनी है? अध्यापक की। ठीक है, सोनगेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, यानी कि उनके पढ़ाने के तरीके की जो तरीके हैं उनको हमें उजागर करना है। वो गाते थे, ठीक है ना, साथ में अभिनय भी करते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सामने बच्चा बैठा है उसको इंटरेस्ट आता है अपने लेखक, अपने अध्यापक के अंदर, और वो जो भी पढ़ाया जा रहा है, हम सिर्फ नहीं कह रहे कविताएं ही, आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ना चाहते हैं और सीखते भी हैं, जल्दी सीखते हैं। अभी आप देखिए ना, छोटे छोटे प्ले स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको कितना अच्छा गाते हुए राइमिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें भी वो कितनी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो वही चीज़ है, अध्यापन एक क्रिया, मतलब एक कहते हैं ना कला है। उस कला को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सामने आपके स्टूडेंट हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और ये चीज़ सोनगेलकर जी के अंदर थी। श्री सोनगेलकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते अपने में ही खो जाया करते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। सुरीला गला, छंद की बढ़िया लय ताल तथा उसके साथ ही रसिकता भी थी ये उनके पास। तो यानी कि छंद लय की उनको अच्छी सी नॉलेज थी। छंद लय आप ये समझ लो, जो गायन करता है ना उसे पता है ना कितने लय में ऊपर जाना है, कितने में नीचे आना है। तो इसीलिए कहते हैं ना उनका गला सुरीला है, क्योंकि उनको लय की पकड़ अच्छी है। और ये चीज़ क्या कहते हैं अध्यापक जी में थी, सोनगेलकर जी में थी। हर चीज़ को वो अच्छे से पढ़ते थे और उन कविताओं को गायन करते समय वो खो जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि वो कहाँ पर हैं, क्या हैं, वो उन्हीं में बहुत खुद एंजॉय किया करते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, यानी कि उनको मेमोराइज थी। वो ये नहीं था किताब खोल के उनको पढ़ना है, उनको वो सारी चीज़ें ज़बानी याद थी। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते थे। उसी भाव की किसी अन्य की कविता भी सुनाकर दिखाते थे। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं, वो दूसरों की कविताओं को भी पढ़ा करते थे।
वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता, यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना भान ही नहीं रहता था। यानी कि जब अध्यापक जी पढ़ाते थे, यानी कि सोनगेलकर जी पढ़ाते थे, दूसरों की कविताओं को पढ़ाते थे, अपनी कविताओं को पढ़ाते थे, तो ये सब सुनते सुनते खुद हमारे लेखक भी खो जाया करते थे उसके अंदर। लेखक अपनी आंखें और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि सब पर ध्यान देता था कि वो किस तरीके से गा रहे हैं, किस तरीके से कविता वाचन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो बहुत ध्यान से देखा करते थे। उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने लगे। भाई इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि लेखक ने भी कविताएं करना शुरू कर दिया। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते तथा उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। भाई हमारे लेखक जब कविताएं लिखने लगे तो लाकर हमारे अध्यापक जी को दिखाते, तो वो उसमें संशोधन करते, यानी कि कहाँ गलती हो रही है, इस शब्द की जगह आप दूसरा शब्द रख सकते हो, क्या है, क्योंकि छंद में मात्राओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब वो कहाँ पर लगेंगी, कितनी मात्राओं का होगा, ये सारी चीज़ों का वो अगर गड़बड़ी होती थी तो उसको सही भी करते थे। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने कविताएं करने लगी। प्रश्न संख्या 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव है। पहले उसे अकेलापन कचोटता था, यानी कि जब वो खेत में काम कर रहा है या जानवरों को चराना जा रहा है तो वो उसे वो अकेलापन उसे बेकार लगता था। लेकिन जब वो कविताएं करने लगा तो वही अकेलापन उसके लिए सबसे प्रिय समय हो गया, उपयोगी समय हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय वो एकांत में रहकर अपनी हॉबी के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता था। जो कविताएं लिखना उसे बहुत अच्छा लगता था, उन पर वो कार्य करता था। जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तो उसे वह अकेलापन काटने को दौड़ता था। क्या करे वो? भाई गाय भैंस लेकर अगर खेत में आओगे, ठीक है, आप सिर्फ इसको मेमोराइज थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करिए कि क्या कहते हैं, आप अगर कहीं पर हो, खाली जानवर छोड़ दिए खेत में, वो तो अपना चर रहे हैं, हम अकेले बैठे क्या करें जब हमारे पास काम नहीं। आप तो आजकल आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर कर सकते हो, उस समय तो मोबाइल भी नहीं था ना, तो आखिरी खाली बंदा वहाँ क्या करेगा, जानवरों को चरते तो देखेगा। तो वो अकेलापन उस समय उसको काटने को दौड़ता था। क्या करें उस समय? इसी अकेलेपन ने उसके मन पर निराशा की छाया डाल दी थी। इसी कारण वह जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था, यानी कि उसे वो जीवन बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता था। जो वो अपनी रूटीन लाइफ जी रहा था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा था। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय ना टोके। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन जरूरी हो गया था। इसी अकेलेपन में वह कविताएं रच सकता था। तो क्या हुआ, जब उसने कविताएं करना शुरू कर दिया तो जो वो अकेलापन खेतों पे काम करते समय या जानवरों को चराते समय अकेला रहता था, अब क्या हुआ, वही अकेलापन उसको उपयोगी लगने लगा, क्योंकि उस समय वो कविताओं की रचना करता था और उस समय उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता था। प्रश्न संख्या 5 है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारे हिसाब से लेखक और दत्ताजी राव का बिल्कुल सही था कि भाई पढ़ने लिखने से भविष्य बनता है, ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगर हम खेतों पे काम करें तो उससे तो आगे चल के हमें नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा फायदा होने वाला है। तो अब जब भी आपका जो विचार है उसे आपको तर्क सहित देना है कि आखिर आप इस आंसर को चुन क्यों रहे हैं। तर्क का मतलब होता है रीजन आपको देना है। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था, यानी कि वास्तविकता से भरा था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला, पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी थी, नौकरी करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, खेती से उतनी अर्निंग नहीं होती है। वह सोचता भी है, पढ़ लिख जाऊं तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ रहेंगे, बिठोबा आवड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकता है। तो बिठोबा आवड़ा मतलब वहाँ जो आपके उनके गांव के कोई एक व्यक्ति हैं, उनका नाम लिखा गया है।
दत्ताजी राव का रवैया भी सही था। भाई लेखक और दत्ताजी राव का दोनों का सोचना सही था कि भाई पढ़ लिख के आदमी कोई काम कर सकता है, आगे चल के उसका भविष्य सुधर सकता है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया। यहां तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दी थी कि अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो उसके यानी कि लेखक की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यानी कि बैरिस्टर यानी कि वकील, बैरिस्टर बोलते हैं ना, तो उसको देशी भाषा में बालिस्टर बोलते थे कि मतलब तुमको, तुम्हारे ऊपर भूत सवार है, तुम कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाले हो। एकदम प्रतिगामी था। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता था तथा स्वयं अय्याशी करने के लिए बच्चे को खेती में झोंक रखा था। यानी कि खुद तो पूरा दिन वो इधर से उधर घूमता रहता था, रखमाबाई के घर पे रहता था, और जो है बच्चे का पढ़ाई छुड़ाकर उसे खेती के काम में झोंक दिया था कि तुमको खेती करनी है, तुम वही करोगे। प्रश्न संख्या 6 है, दत्ताजी राव के से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाइए। अब यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन पूछी गई है कि उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। झूठ का सहारा लिया था मतलब कहने का मतलब ये था कि ये तो भाई सही था कि उसके पिताजी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक घटनाक्रम रचने की कोशिश करी। पिता को मालूम नहीं पड़े, दत्ताजी राव से बोला हमको मत बताइएगा कि हम यहाँ आए थे, आपसे शिकायत करी, बस आप अपने आप ही एक ऐसा क्या कहते हैं प्रिटेंड कीजिएगा कि आपने खुद ही बुलाया है, ये आपको करना है। तो ये झूठ जो सहारा लिया था, तो इस झूठ का अगर सहारा नहीं लिया जाता तो क्या होता, ये आपको बताना है। यदि झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक अनपढ़ रह जाता, बात सही है। वो अपना खेती करते रहते, 5वीं में 4वीं तक पढ़े थे, 5वीं से तो निकाल लिया गया था, तो वो अनपढ़ ही बने रहते और वह जीवन भर खेतों में कोल्हू की बैल की तरह जुता रहता। उसे सिवाय भैंसे चराने अथवा खेती करने के और कोई काम ना होता, क्योंकि भाई जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे क्या कर पाओगे, कुछ और हो ही नहीं सकता था। वह दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर लौट आता। उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते, वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ जाने देता। बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी भी ना चमक पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा बदल दी। यानी कि अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो उनका जीवन पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा लिया, इसीलिए वो आगे चल के इतने फेमस लेखक भी बन पाए थे, आनंद यादव जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए थे, 6 क्वेश्चंस दिए थे, वो हमने फटाफट कर लिए। अब हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं अभी इस चैप्टर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस चैप्टर के एमसीक्यूज रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मैं सिलसिलेवार हर एक चैप्टर की हर एक चीज़ पढ़ा रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सको। तो जुड़े रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला से और अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।